मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को छू लेगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन की असली खुशी कहाँ छिपी है, शहर की चकाचौंध में या गांव की मिट्टी की सादगी में। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपका दिल बार बार धड़केगा, आंसू आएंगे, मुस्कान आएगी, और शायद आप खुद से पूछेंगे कि क्या मैं भी कभी अपनी जड़ों की ओर लौट सकता हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि यह कहानी कहाँ पहुँच रही है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब जीवन की भागदौड़ अचानक थम जाती है, जब चमचमाती गाड़ियां और ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूट जाती हैं और आप खुद को गांव की कच्ची गलियों में पाते हैं, तो क्या होता है? एक शहर की घमंडी लड़की प्रिया सिंह और गांव के साधारण किसान राहुल यादव की यह टक्कर कैसे बदल जाती है, एक ऐसी जज्बे में जो न सिर्फ एक लड़की की जिंदगी बदल देती है बल्कि पूरे गांव को नई रोशनी दे देती है। यह कहानी है मिट्टी की मीठी खुशबू की, सच्चे रिश्तों की कीमत की, और उस प्रकाश की जो बुझने की बजाय और ज्यादा चमक उठता है जब कोई उसे दबाने की कोशिश करता है। दिल्ली की चमकदार इमारतों में नाम और शोहरत कमाने वाली प्रिया सिंह उस दिन किशनपुर गांव की सुनसान सड़क पर फंस गई थी। उसकी चमकदार काली एसयूवी अचानक खड़खड़ाती हुई रुक गई, इंजन से धुआं निकल रहा था। प्रिया गुस्से से बाहर निकली, उसकी महंगी सिल्क की साड़ी, ऊंची हील्स वाले जूते और हाथ में फोन पर सिग्नल गायब था। चारों तरफ धूल उड़ रही थी, हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दूर से एक साइकिल पर सवार दुबला-पतला युवक आता दिखाई दिया। उसके माथे पर पसीना था, कंधे पर सब्जियों की टोकरी लटकी हुई थी और आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह था राहुल यादव, किशनपुर का साधारण किसान जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। प्रिया ने तेज आवाज में पुकारा, अरे सुनो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कोई मैकेनिक मिलेगा क्या यहाँ? उसकी आवाज में आदेश का भाव था, जैसे वह किसी नौकर से बात कर रही हो, कोई निवेदन या नरमी नहीं थी। राहुल ने साइकिल किनारे पर लगाई, गाड़ी के पास आया, इंजन को छुआ और कहा, इंजन बहुत गर्म हो गया है, पानी की कमी लगती है, इसे ठंडा होने दो तब कुछ कर पाएंगे। प्रिया ने तुरंत जेब से पैसे निकालते हुए कहा, लो पैसे रख लो, मैं किसी का एहसान नहीं रखती, किसी पर बोझ नहीं बनती। राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, बस इंसानियत के नाते मदद कर रहा हूँ। प्रिया चौंक गई, क्योंकि शहर में तो कोई बिना फायदे के उंगली भी नहीं हिलाता। उसने सख्त आवाज में कहा, यहाँ मुफ्त में कौन कुछ करता है, मैंने अपनी मेहनत से यह सब कमाया है, किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं खुद की मालकिन हूँ। राहुल शांत रहा, उसने बस इतना कहा, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ मदद की पेशकश की है। फिर उसने बोनट खोला, पाइपों को देखा और बोला, अभी कुछ नहीं कर सकते, इसे ठंडा होने दो, अगर रात यहाँ रुकी तो मुश्किल होगी, चलो मेरे घर चलो, सुबह मैकेनिक बुला लेंगे। प्रिया हैरान रह गई, उसने सोचा, क्या यह आदमी पागल है? मैं मिट्टी की झोपड़ी में कैसे रह सकती हूँ, जहाँ कोई आराम नहीं, कोई लग्जरी नहीं। राहुल की आवाज गहरी थी, झोपड़ी नहीं, घर है मेरा, दीवारें मिट्टी की हैं, लेकिन दिल पत्थर का नहीं है। वह राहुल ने कहा, चलो नाश्ता बनाते हैं। रसोई में बाजरे की गर्म गर्म रोटियां, ताजा मक्खन और गुड़ परोसा गया। प्रिया ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें भर आईं। यह वही स्वाद था जो उसने बचपन में नानी के घर पर चखा था, जहां प्यार की मिठास घुली हुई थी। उसने पूछा, यह सब तुम्हें किसने सिखाया? इतनी परफेक्शन से कैसे करते हो सब? राहुल ने सहजता से कहा, किसान को जीवन में सब सीखना पड़ता है, जब कोई साथ नहीं होता तो खुद को ही सब सिखाना पड़ता है। वैसे भी रोटी बनाना एक कला है, और हर कला सच्ची मेहनत और साधना से आती है जो दिल को छूती है। प्रिया ने उसकी ओर गौर से देखा और कहा, तुम पढ़े लिखे नहीं लगते, फिर भी घर में इतनी किताबें क्यों रखी हैं, जैसे कोई बड़ा विद्वान हो। राहुल हंस पड़ा, पढ़ाई सिर्फ स्कूल की नहीं होती,
जीवन की जरूरत से आती है। खेतों में अकेलापन बहुत होता है और किताबें उस अकेलेपन की सबसे अच्छी साथी बनती हैं, जो हमें नई सोच देती हैं और जीने का हौसला देती हैं। प्रिया चुप हो गई। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था, जैसे कोई नई दुनिया खुल रही हो जहां सादगी में इतनी गहराई हो। नाश्ते के बाद राहुल कमरे से एक छोटा सा पैकेट लाया और कहा, यह तुम्हारा है। प्रिया ने खोला तो हैरान रह गई। वह उसका सफेद रुमाल था जो गाड़ी से उतरते समय गिर गया था। अब वह धुला हुआ, साफ सुथरा था और उसमें हल्की लैवेंडर की खुशबू अभी भी बसी हुई थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुमने इसे क्यों संभाला? इतनी परवाह क्यों की? राहुल ने गहरी नजर से देखते हुए कहा, जो चीजें गिर जाती हैं उन्हें उठाना मेरी आदत है, चाहे वह रुमाल हो या टूटे हुए रिश्ते जो जीवन में बिखर जाते हैं। प्रिया का दिल एक पल को रुक सा गया, जैसे कोई पुराना राज खुल रहा हो। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? जैसे कोई कनेक्शन हो हमारे बीच। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे पिता का नाम राजेश सिंह था ना? प्रिया की सांसें थम गईं। उसने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? यह तो कोई पुराना रहस्य लगता है। राहुल चुपचाप उठा, अलमारी से एक पुराना फोटो फ्रेम निकाला और प्रिया के हाथों में थमा दिया। तस्वीर देखकर प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें युवा राहुल खड़ा था और उसके साथ उसके पापा राजेश सिंह थे। वही मुस्कान, वही आंखें जो प्रिया बचपन से जानती थी और जिन्हें वह हर रात याद करती थी। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, यह तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? यह तो असंभव लगता है। राहुल की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। यह तस्वीर मुझे तुम्हारे पापा ने खुद दी थी, उस दिन जब मैंने उनकी जान बचाई थी। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने कहा, क्या सच में तुमने मेरे पापा की जान बचाई थी? यह तो मैं कभी नहीं जानती थी। राहुल ने सिर झुकाते हुए कहा। वह बरसात की काली रात थी। खेत के मोड़ पर उनकी कार पलट गई थी। शीशे टूटे हुए थे, खून बह रहा था। उन्होंने बस इतना कहा था कि मुझे बचा लो। मैंने उन्हें अपनी पीठ पर उठाया। कीचड़ से भरी सड़कें, तेज बारिश, नालों को पार करते हुए, अंधेरी पगडंडियों से गुजरते हुए 2 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर थोड़ी देर और होती तो सब खत्म हो जाता। प्रिया के गालों पर आंसू बहते रहे। उसने कहा, पापा ने मुझे कभी नहीं बताया। उन्होंने यह राज क्यों छिपाया? राहुल ने धीरे से कहा, बाद में उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, शहर आओ, पढ़ाई कर लो, मैं मदद करूंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी ताकत तो मेरी मिट्टी में है। तब उन्होंने मुझसे एक वादा लिया। प्रिया ने कांपते स्वर में पूछा, कौन सा वादा? बताओ ना। राहुल की नजरें सीधे प्रिया की आंखों में थीं। उन्होंने कहा कि अगर कभी मेरी बेटी अपनी जड़ों से दूर हो जाए, अगर वह चमकदार शहर में खुद को खो दे, तो उसे उसकी मिट्टी की महक याद दिलाना। उसे बताना कि असली जीवन यहाँ है। प्रिया की रूह कांप गई। उसके होंठ कांपते हुए बोले, तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, जैसे कोई नियति हो हमारे बीच। राहुल ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे नहीं पता था कब, कैसे, किस हाल में तुम आओगी, लेकिन यकीन था कि वह दिन आएगा। और कल जब तुम मेरे दरवाजे पर खड़ी थीं, धूल में लिपटी, थकी हुई, गुस्से से भरी, तो मुझे लगा कि वक्त आ चुका है। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सारी कठोरता पिघल गई। आंसू पछतावे के थे, राहत के थे और एक नई शुरुआत के थे जो उसे अंदर से बदल रही थी। अगली सुबह प्रिया ने खुद से कहा, आज मैं कुछ नया सीखूंगी, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी को नया मतलब दे। राहुल उसे खेतों में ले गया, जहां धूप हल्की पड़ रही थी और मिट्टी में रात की ओस अभी भी बसी हुई थी। राहुल ने कहा, जूते उतारो। प्रिया झिझकी, लेकिन फिर धीरे से अपनी हील्स उतार दी। नंगे पैरों से जब उसने मिट्टी को छुआ तो एक ठंडक उसके पूरे शरीर में उतर गई। पहले तो उसे गंदगी लगी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद लगा जैसे जमीन उसे अपनी बाहों में समेट रही हो, जैसे कोई पुरानी दोस्त मिल गई हो। उसने पूछा, यह हिस्सा खाली क्यों छोड़ा है? इतनी जगह बेकार क्यों? राहुल ने हल्के स्वर में कहा,
हर साल मैं खेत का एक टुकड़ा खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि जमीन भी इंसान की तरह है। उसे भी आराम चाहिए, सांस लेने का मौका चाहिए, वरना वह थक जाएगी। प्रिया मिट्टी को देखती रही, फिर बोली, क्या मैं यहाँ कुछ बो सकती हूँ, जैसे कोई नया जीवन शुरू करूँ? राहुल मुस्कुराया और कहा, बीज बोना आसान है लेकिन चुनना मुश्किल। सोचो क्या बोना चाहती हो जो तुम्हारे दिल को छुए। प्रिया ने सोचकर तुलसी और सूरजमुखी के बीज चुने, क्योंकि तुलसी जीवन देती है और सूरजमुखी सिखाता है कि रोशनी की ओर मुंह करना कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी मुश्किलें आएं। दोनों ने मिलकर खेत तैयार किया। राहुल ने हल चलाया, प्रिया ने अपने हाथों से बीज डाले। हर बीज डालते समय उसने मन ही मन प्रार्थना की, अपने पिता के लिए, अपनी खोई हुई पहचान के लिए और उस जीवन के लिए जो अब वह जीना चाहती थी, जहां सच्चा सुकून हो। शाम को लौटते समय उसके चेहरे पर धूल थी, कपड़े गंदे हो चुके थे, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। राहुल ने देखा और कहा, शहर वाले गंदगी से डरते हैं, लेकिन गांव वाले उसी गंदगी से जीवन बनाते हैं जो उन्हें मजबूत बनाती है। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद आज मैंने पहली बार सच्चे अर्थ में चलना सीखा है, जहां हर कदम में कोई सीख हो। उस शाम दोनों आंगन में बैठे। राहुल ने बाजरे की रोटी, हरी चटनी और छाछ परोसी। प्रिया ने पहला कौर लिया और बोली, यह स्वाद जैसे मेरी नानी के घर की याद है, जहां प्यार की मिठास थी। इतने सालों से शहर में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन यह सुकून कभी नहीं मिला जो अब मुझे महसूस हो रहा है। राहुल ने सीधे कहा, तुम्हारा शहर तुम्हें बहुत कुछ देता है, लेकिन खुद को कभी नहीं देता। वह खुद को खोने पर मजबूर करता है। प्रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, और यही तो मुझे अब ढूंढना है, अपनी असली पहचान, अपनी जड़ें। उस रात चारपाई पर लेटी प्रिया ने आसमान देखा। तारे चमक रहे थे, लेकिन इस बार वे शहर जैसे ठंडे नहीं लगे। चमक वही थी, लेकिन यहाँ शांति थी जो दिल को छू रही थी। उसने मन ही मन कहा, पापा, शायद अब मैं समझने लगी हूँ कि आप मुझे किस मिट्टी से जोड़ना चाहते थे, जहाँ जीवन की असली खुशी है। अगले दिन प्रिया ने गांव के बच्चों को खेलते देखा। उनके हाथों में टूटी हुई स्लेटें थीं, किताबों के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन आंखों में जिज्ञासा की चमक थी जो कुछ नया सीखने की भूख दिखा रही थी। प्रिया ने राहुल से कहा, इन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, लेकिन कितनी उम्मीदें हैं इनमें, जैसे वे दुनिया बदलने को तैयार हों। राहुल बोला, हाँ, लेकिन उम्मीद अकेली पेट नहीं भरती। पढ़ाई इनके हिस्से में बहुत कम आती है, क्योंकि दिन रात काम करना पड़ता है। प्रिया अचानक उठी और बोली, क्यों न हम इन्हें एक जगह दें, एक कमरा जहां किताबें हो, रोशनी हो, सपने पलें। राहुल ने उसकी ओर देखा और कहा, लोग क्या कहेंगे? शहर की लड़की गांव में बच्चों को पढ़ाने आई है, क्या वे मानेंगे? प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, लोग चाहे जो कहें, मैं जानती हूँ कि पापा चाहते थे मैं सिर्फ अपने लिए न जीऊं बल्कि किसी और की जिंदगी में रोशनी बनूं। अगर प्रकाश फैलाना है तो यहीं से शुरू होगा। उस दिन से दोनों ने मिलकर एक पुराना गोदाम साफ करना शुरू किया। धूल उड़ती थी, जाले गिरते थे, दीवारें धुलती थीं। राहुल ने बांस और लकड़ी से अलमारियां बनाई। प्रिया ने अपनी कार से पुरानी किताबें, कंप्यूटर और स्टेशनरी मंगवाई। गांव की औरतें आईं, उन्होंने रंगोली बनाई। बच्चे मदद करते हुए हंसते खेलते रहे। कुछ ही दिनों में वह अंधेरा गोदाम रोशनी और किताबों से भर गया। प्रिया ने दरवाजे के ऊपर नाम लिखा, प्रकाश घर। कुछ ही हफ्तों में प्रकाश घर गांव की जान बन गया। शाम होते ही बच्चे दौड़कर आते, कोई कविता पढ़ता, कोई कहानी सुनता, कोई दीवारों पर रंगीन चित्र बनाता। औरतें भी आने लगीं, कोई सिलाई सीखती, कोई पहली बार अखबार पढ़ने की कोशिश करती। प्रिया को पहली बार लगा कि वह सच में किसी की जिंदगी छू रही है, जैसे उसका जीवन अब मतलबदार हो गया हो। उसने राहुल से कहा, शायद यही मेरा असली काम है, जहां दिल को सुकून मिलता है, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी सिर उठाता है। विक्रम, जो पंचायत में प्रधान बनने का सपना देख रहा था, यह सब देखकर जलने लगा। वह चौपाल में कहता,
यह शहर की औरत हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। लड़कियां अब सवाल पूछने लगी हैं। बच्चे खेत छोड़कर किताबों में उलझ गए हैं। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा प्रकाश घर में जादू टोना होता है, किसी ने कहा प्रिया जमीन हड़पना चाहती है। एक रात प्रकाश घर का ताला तोड़ दिया गया, किताबें फाड़ दी गईं, अलमारियां उलट दी गईं और दीवार पर कोयले से लिख दिया गया, शहर वाले हमें मत सिखाओ। सुबह जब प्रिया पहुंची तो उसके हाथ कांप उठे। उसने फटी किताबों को गोद में भर लिया और वहीं बैठकर रोने लगी। मैंने तो सिर्फ सपने दिए थे, इन बच्चों को यह सब क्यों हो रहा है? जैसे कोई मेरी मेहनत को मिट्टी में मिला रहा हो। राहुल पास आया, उसका कंधा थामा और ठंडी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मत रो, विरोध होना मतलब तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम्हारा प्रकाश बेकार होता तो कोई उसे बुझाने की कोशिश भी न करता। उस शाम पंचायत बुलाई गई। गांव के बीच चौपाल पर भीड़ जमा हो गई। विक्रम तेज आवाज में बोला, प्रकाश घर बंद होना चाहिए, बच्चों को खेतों में रहना चाहिए, किताबों में नहीं। लड़कियां ज्यादा सवाल कर रही हैं, यह हमारी परंपराओं को तोड़ रही है। गांव सन्नाटे में डूबा था। सबकी नजरें प्रिया पर थीं। वह धीरे से खड़ी हुई। आंसू थे लेकिन आवाज मजबूत थी। मैं यहाँ किसी को बदलने नहीं आई, मैं खुद को बदलने आई हूँ। अगर मेरा होना आपको डराता है तो वह डर मेरा नहीं, आपकी सोच का है। क्या सपने देखना गुनाह है? क्या रोशनी फैलाना पाप है? कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर भीड़ में से हरि काका, वही बुजुर्ग जो पहले विक्रम का समर्थन करते थे, आगे आए और बोले, हमने सोचा था यह लड़की सिर्फ दिखावा कर रही है, लेकिन आज लगता है कि यह सच में बदलाव लाना चाहती है। मेरे पोते ने पहली बार खुद से कविता सुनाई है और यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है जो मेरे दिल को छू गया। उनके शब्दों ने जैसे हवा का रुख बदल दिया। धीरे धीरे और लोग प्रिया के पक्ष में खड़े होने लगे। पंचायत ने फैसला सुनाया, प्रकाश घर बंद नहीं होगा, बल्कि गांव के लोग मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। प्रिया ने राहत की सांस ली। उस रात उसने पिता की पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था कि सच्चा बदलाव तब आता है जब तुम अकेले चलने को तैयार हो जाओ, लेकिन साथ मिल जाए तो वह और मजबूत होता है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, पापा मैं अकेली नहीं हूँ, अब पूरा गांव मेरे साथ है और यह रोशनी कभी नहीं बुझेगी। पंचायत के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। बच्चे हर शाम प्रकाश घर में दौड़कर आते। औरतें अब खुलकर बातें करती। पुरुष भी अखबार पढ़ने की आदत डालने लगे और गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। लेकिन प्रिया जानती थी कि यह रोशनी सिर्फ किशनपुर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आगे बढ़नी चाहिए जहां और लोग इंतजार कर रहे हों। कुछ ही हफ्तों बाद पास के हरिपुर गांव से औरतों का एक समूह आया। उन्होंने प्रिया से कहा, हमारे बच्चों के पास भी सपने हैं, लेकिन उन्हें उड़ान देने की कोई जगह नहीं। क्या हमारे गांव में भी ऐसा प्रकाश घर बन सकता है जहां रोशनी फैले? प्रिया ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार 20 बोते समय थी। उसने कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है कि यह रोशनी आगे बढ़े और औरों को छुए। हरिपुर में एक पुरानी झोपड़ी को साफ किया गया। दीवारें धोई गईं, रंग लगाया गया, किताबों से सजाया गया और उसका नाम रखा गया नवप्रकाश। पहले दिन कई बच्चियां आईं। एक पतली सी लड़की मंच पर खड़ी हुई, कांपते हाथों से बोली, माँ कहती थी पढ़ने से पेट नहीं भरता, लेकिन मैंने पूछा क्या सपनों का भी कोई स्वाद होता है? अब जब मैं किताब खोलती हूँ तो भूख कम लगती है और उम्मीद बढ़ जाती है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। प्रिया की आंखें भीग गईं। धीरे धीरे नवप्रकाश की गूंज पूरे जिले तक पहुंची। जिला अधिकारी ने प्रिया को बुलाया, मंच पर बोला, मैंने सोचा था बदलाव बड़े बड़े प्रोजेक्ट से आता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब एक बच्चा पहली बार कहे कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सपने देख सकता हूँ। सभा तालियों से गूंज उठी, लेकिन विक्रम चुप नहीं बैठा। उसने कानूनी नोटिस भेजा, प्रकाश घर और नवप्रकाश अवैध हैं, यह जमीन हड़प रहे हैं। गांव में फिर हलचल मच गई। पंचायत बुलाई गई।
विक्रम तेज आवाज में बोला, मैंने पहले ही कहा था यह औरत हमें बरगला रही है, अब सबूत हैं। प्रिया शांत खड़ी हुई। उसने दस्तावेज निकाले, पंचायत की अनुमति दिखाई, बच्चों के हस्ताक्षर दिखाए, फिर बोली, अगर आप चाहें तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन सोचिए, क्या आप अपने बच्चों से उनकी पहली रोशनी छीन लेंगे? क्या आप उनकी उम्मीदों को कुचल देंगे? भीड़ में से हरि काका की पत्नी खड़ी हुई और बोली, मेरी पोती पहली बार सवाल पूछ रही है। अगर प्रकाश घर बंद हुआ तो वह फिर चुप हो जाएगी और उसकी आंखों की चमक खो जाएगी। धीरे धीरे लोग एक एक कर प्रिया के पक्ष में खड़े हो गए। पंचायत ने फैसला सुनाया, आरोप झूठे हैं। प्रकाश घर और नवप्रकाश गांव की अपनी संपत्ति हैं। विक्रम हार गया। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे जीत के थे, आजादी के थे और एक नई शुरुआत के थे जो उसे और मजबूत बना रहे थे। विदाई का समय आया। प्रिया ने राहुल से कहा, अब प्रकाश घर सिर्फ गांव का नहीं बल्कि पूरे देश का है। यह रोशनी हर जगह फैलेगी। राहुल मुस्कुराया और कहा, मैंने कहा था ना, बीज बो दो, मिट्टी खुद देख लेगी। उसने तुलसी का गमला और सूरजमुखी के बीज प्रिया को थमाए और कहा, जहां भी नया प्रकाश घर खुलेगा इन्हें लगाना, ताकि मिट्टी और रोशनी दोनों साथ रहें, कभी अलग न हो। प्रिया की कार गांव से निकली। इस बार उसकी साड़ी धूल से नहीं बल्कि मेहंदी की रंगत से सजी थी, जैसे कोई नई जिंदगी शुरू हो रही हो। कुछ महीनों बाद शहर की झुग्गियों में एक पुरानी बस दिखी जिसके ऊपर लिखा था, चलती लाइब्रेरी, जहां शब्द घर घर पहुंचते हैं। बस के अंदर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, औरतों की आवाजें थीं, किताबों की खुशबू फैली हुई थी। दीवार पर तुलसी का पौधा रखा था, खिड़की के पास सूरजमुखी खिला हुआ था। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, हम हर किसी की दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अगर एक बच्चा भी अपने भीतर रोशनी देख ले तो वह काफी है। वह काफी है पूरे समाज को बदलने के लिए। और राहुल दूर किशनपुर में बच्चों को कविताएं पढ़ाता रहा। प्रकाश कभी नहीं बुझता, बस हर रात उसे जलाने वाला कोई होना चाहिए, जो हार न माने, जो लड़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की असली खुशी चमकदार शहरों में नहीं बल्कि अपनी जड़ों में, सादगी में और दूसरों की मदद में छिपी है। कभी अपनी मिट्टी को मत भूलना, क्योंकि वही हमें ताकत देती है। और अब आप बताइए कमेंट में कि क्या आपने कभी अपनी जड़ों की ओर लौटने का सोचा है, या कोई ऐसी घटना हुई है जहां सादगी ने आपकी जिंदगी बदल दी। जरूर शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल स्टोरी बाय किशोर एक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।